हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में आपने सप्लाई की डेफिनेशन देखी सेक्शन 7 और उसमें आपने क्या पढ़ा कि भाई सप्लाई बार्टर होती है, एक्सचेंज होती है, सेल होती है, राइट, ये सब कुछ है, लेकिन फॉर अ कंसिडरेशन। बट एट द सेम टाइम आपने ये भी पढ़ा कि शेड्यूल 1 वाली एक्टिविटी सप्लाई है इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। तो आज हमें वो शेड्यूल 1 ही पढ़ना है। हमें देखना है वो कौन सी एक्टिविटीज हैं भाई जिसे सप्लाई कहा जाएगा इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, राइट। तो आपको यहां पे 4 एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। This includes all supplies by a taxable person to a taxable or non-taxable person. एक टैक्सेबल पर्सन ये सप्लाई चाहे टैक्सेबल पर्सन को करे या नॉन टैक्सेबल पर्सन को करे, इवन इफ द सेम इज विदाउट कंसिडरेशन, इसे सप्लाई कहा जाएगा। पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी अवेल्ड। अगर हमने किसी बिजनेस एसेट पे आईटीसी अवेल की हुई है, यानी जब उससे परचेज किए थे तो उस पर जो भी हमने टैक्स पे किया था उसकी हमने आईटीसी अवेल कर ली। अब ऐसा होता भी है, जब भी हम कोई बिजनेस एसेट परचेज करते हैं तो उस पर जो भी हमने टैक्स पे किया है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह हम क्लेम कर लेते हैं। और अब हम उस एसेट को डिस्पोज कर रहे हैं, राइट। तो गवर्नमेंट कह रही है जब आप उसे डिस्पोज करेंगे, डिस्पोज करने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड हैंड की तरह सेल कर रहे हैं या फिर हम किसी को फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, हमने दान ही कर दिया। ठीक है, मेरे पास पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ था, मैंने किसी को ऐसे ही दे दिया, राइट, मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन दे दिया, तो भी क्या ये सप्लाई कहलाएगी? आंसर इज यस। अब आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों गवर्नमेंट कर रही है, मैं किसी को दान दे रहा हूं, गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे ऑफिस में लैपटॉप थे, 10 पुराने लैपटॉप थे। मैंने सोचा एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, उन वहीं पे दान दे देते हैं, तो हमने वो लैपटॉप दान में दे दिया। सरकार क्या कह रही है पता है? इट इज अ सप्लाई एंड यू हैव टू पे जीएसटी ऑन इट। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा सुन के, हो रहा है ना, कि ये क्या कर रही है सरकार, मैं अपनी एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, दान दे रहा हूं किसी को, तब भी सरकार को जीएसटी चाहिए। हम तो दान देने को तैयार है, सरकार को जीएसटी चाहिए, ऐसा क्यों? आइए समझाता हूं। ऐसे समझिए, मुझे ना 20 लैपटॉप दान ही देना था। आइए अब उल्टा सोचते हैं, मुझे 20 लैपटॉप खरीद के दान देना था। मैंने सोचा कि अगर मैं ये 20 लैपटॉप खरीद के दान दे दूंगा तो उस पर जितना जीएसटी लगा है उसकी कहीं कोई क्रेडिट, उसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा एक काम करता हूं, ये 20 लैपटॉप खरीदता हूं स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, कंपनी के नाम से खरीदता हूं, राइट, और कंपनी में इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता हूं जीएसटी का, और फिर इसके बाद ये 20 लैपटॉप दान कर दूंगा। बताइए क्या मैं ऐसा सोच सकता हूं कि नहीं? सोच सकता हूं। गवर्नमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों देती है? क्योंकि कहती है कि उस बिजनेस एसेट को आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, इसलिए आपको क्रेडिट मिलती है। एक बात बताइए, मैं अपने बच्चों के लिए लैपटॉप खरीद लूं तो क्या उसकी क्रेडिट मुझे मिल जाएगी? आंसर इज नो। आज मेरे क्लासरूम में यहां पे कैमरा लगा हुआ है तो मुझे उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, लेकिन मान लीजिए मैं कैमरा अपने घर के लिए खरीद लेता हूं तो क्या उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें मिलेगी? आंसर इज नो। द एसेट हैज टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अगर एक एसेट बिजनेस के लिए यूज हो रही है तभी उसकी क्रेडिट मिलती है, राइट। तो बताइए क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, कि मैंने 20 लैपटॉप खरीदा और गवर्नमेंट कह रही थी भाई इसे बिजनेस में यूज होना चाहिए, तो लैपटॉप को खोल दिया और अपने इंप्लॉइज को कह दिया यूज करो, सब एक दिन यूज कर लिए, एक दिन में कितना ही बिगड़ गया। फिर मैंने लैपटॉप बंद किया, मैंने कहा बिजनेस में यूज हो गया, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली और फिर उसको दान कर दिया। ऐसी भी तो चालबाजी हो सकती है। तो सरकार ये सब समझती है, इसलिए कह रही है कि भाई अगर तुमने किसी भी बिजनेस एसेट की क्रेडिट ली है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम की है, तो आप जब उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे तो इसे सप्लाई कहा जाएगा। अब आप सिंस कंसिडरेशन ले नहीं रहे हैं तो बात यह आती है कि किस वैल्यू पे जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसकी टेंशन आपको तब लेनी है जब आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसमें बताया जाएगा कि जिस भी चीज का कोई कंसिडरेशन नहीं है उस पर लगता है वैल्यूएशन रूल्स, और वैल्यूएशन रूल्स ये बताएगा कि किस वैल्यू पे आपको जीएसटी पे करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अभी कितनी जीएसटी पे करनी पड़ेगी ये टेंशन आप नहीं लीजिए, अभी सिर्फ ये समझेंगे कि जीएसटी लगेगी कि नहीं, सप्लाई है कि नहीं है। तो पहला क्या सीखा आपने कि कोई भी बिजनेस एसेट आपने अगर डिस्पोज किया, परमानेंटली ट्रांसफर किया, यानी कि सेकेंड हैंड सेल किया, या फिर आपने फ्री में ही किसी को दे दिया। यहां पे फोकस मेन फ्री पे है। क्यों?
क्योंकि भाई शेड्यूल 1 में तो उन एक्टिविटीज की बात कर रहा है जिसमें बिना कंसिडरेशन के भी है तो भी सप्लाई है, अदरवाइज कंसिडरेशन है तब तो सप्लाई है ही, बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई है। तो आई एम डिस्पोजिंग ऑफ माई फिक्स्ड एसेट और इन्वेंट्री फॉर फ्री। बिजनेस एसेट क्या हो सकता है? बिजनेस एसेट कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है आपकी फिक्स्ड एसेट हो, ये हो सकता है आपकी इन्वेंट्री हो। फिक्स्ड एसेट का एग्जांपल मैंने समझा ही दिया आपको कि मान लो मैं लैपटॉप अपनी ऑफिस का किसी को दान दे देता हूं, ठीक है, किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दान दे देता हूं, तो क्या ये सप्लाई है? आंसर इज यस। जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। आइए इन्वेंट्री का एग्जांपल लेते हैं। मेरी ना कपड़ों की दुकान है, मैं शर्ट, टी शर्ट, जीन्स ये सब कुछ बेचता हूं। मेरा एक दोस्त मिलने आया मुझसे 10 साल बाद, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी ही दुकान से एक टी शर्ट निकाल के उसको गिफ्ट कर दी। पैसा लिया क्या? अरे नहीं भाई, अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी। ध्यान से सुनिए, मैंने अपनी ही दुकान से एक टी शर्ट निकाला, अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी। सरकार क्या कह रही है? कह रही है सप्लाई है, बिना कंसिडरेशन के है तो भी सप्लाई है। आपने अपनी बिजनेस एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है। इन्वेंट्री मेरी बिजनेस एसेट है, फिक्स्ड एसेट मेरी बिजनेस एसेट है। दो तरीके की बिजनेस एसेट होती है, ठीक है, इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट। कोई भी आपने डिस्पोज ऑफ किया, ठीक है, आपने विदाउट कंसिडरेशन दिया, सप्लाई कहलाएगी। क्यों सप्लाई कहलाएगी? एक बात बताइए, वो टी शर्ट जब हम खरीदे थे तो उस खरीदारी पे जितना जीएसटी पे किए थे उसकी क्रेडिट लिए थे? आंसर इज यस। तो सरकार कह रही है भाई तुम क्रेडिट कैसे ले लिए? फिर बात तो ये फंसेगी, क्योंकि क्रेडिट तो आप तभी ले सकते हो जब आप एक एसेट को बिजनेस में यूज करते हो। आपने तो उसे गिफ्ट देने के लिए यूज किया, तो क्रेडिट तो नहीं ना होनी चाहिए थी। सिंस आप क्रेडिट लिए हो इसलिए अब आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? चलिए अब थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो आपको अभी पता नहीं है, पता चलेगी बहुत बाद में। अगर मैं अपने बिजनेस के लिए कार खरीदता हूं तो उस पर जीएसटी लगती है? हाँ लगती है, और बहुत दबा के लगती है। इतना ज्यादा जीएसटी होता है, मैं अगर आपको बता दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। लगभग अगर मैं 20 लाख रुपए की कार खरीद रहा हूं तो पता है इसके अंदर जीएसटी कितना है? तकरीबन 6.5 लाख रुपए का जीएसटी है। सर क्या बात कर रहे हैं, 20 लाख रुपए के अंदर 6.5 लाख रुपया गवर्नमेंट ले लेती है? हाँ भाई, जो कार बना रहा है वो इतना कमा नहीं रहा है, उसकी भी इतनी कमाई नहीं है जितना सरकार कमा ले रही है एक कार बिकने पे। तकरीबन 20 लाख रुपए की कार के अंदर 6.5 लाख रुपए का तो टैक्सेस है जो गवर्नमेंट दबा के ले रही है, राइट। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि सेक्शन 17(5) एक सेक्शन है, अभी आपने नहीं पढ़ा है, बहुत बाद में पढ़ेंगे आप, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये चैप्टर सेक्शन पढ़ेंगे आप। सेक्शन 17(5) ये कहता है कि कुछ आइटम की जीएसटी रिस्ट्रिक्टेड है, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते, इनएलिजिबल आईटीसी है वो। वैसे ही कार पे जो जीएसटी लगती है ना, वो इनएलिजिबल आईटीसी है, आपको उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब आप सोचोगे क्यों? अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए खरीदा है, पता है मैं ऑफिस उसी कार से आता जाता हूं, लेकिन उस पर जो जीएसटी पे की है उसकी सरकार हमको क्रेडिट नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? मैं थोड़ा सा आपकी मदद करूंगा, ज्यादा मदद नहीं करूंगा। वैसे तो सरकार की मर्जी, जिसकी क्रेडिट देनी हो दे, नहीं देनी हो नहीं दे। आज पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं है, तो जो भी उस पर टैक्स लग रहा है उसकी क्या क्रेडिट मिल रही है? नहीं मिल रही है। कल को जीएसटी में आ जाएगा तो भी सरकार क्रेडिट देगी? मुझे तो नहीं लगता उसकी क्रेडिट देगी सरकार, क्योंकि उस पर इतना जीएसटी का कलेक्शन आता है, उसकी क्रेडिट देके एडजस्ट क्यों करवाएगी? सरकार को यह लगता है कि कार तो भाई एक लग्जरी आइटम है, ठीक है। राज अग्रवाल जी भले अपने बिजनेस के लिए लिए हैं, आते जाते हैं ऑफिस, अगर मैं इसकी क्रेडिट नहीं भी दूंगा तो भी राज अग्रवाल लेंगे? आंसर इज यस। ये बिजनेस में देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, भले हम कह रहे हो यार, आप समझने की कोशिश करना। जो मेरी ऑफिस में कैमरा लगा हुआ है, इसका प्योर यूज कैमरे का ऑफिस ही है, बिजनेस पर्पस ही है। मेरी ऑफिस में ये टेबल चेयर लगी हुई है, इसका कोई और इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, ये यहीं पड़ी रहती है। लेकिन जरा सोच के देखो, जो मैं कार जिससे मैं ऑफिस आता जाता हूं, क्या इससे मैं खुद और कुछ मजे भी ले पा रहा हूंगा कि नहीं? हाँ यार, जहां जाना होता है वहां उसी कार से जाते हैं। भले बिजनेस की कार कह रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली भी तो यूज कर ही रहे हैं ना, राइट। तो गवर्नमेंट उसकी क्रेडिट नहीं देती। बहरहाल अब मैं कोई लॉजिक देने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में लॉजिक हो नहीं सकता। गवर्नमेंट डजंट वांट टू गिव क्रेडिट, तो डजंट वांट टू गिव क्रेडिट, दैट्स ऑल। गवर्नमेंट को लगता है कि कार की क्रेडिट नहीं भी देंगे ना तो भी कार बिकेगी, राइट। क्योंकि जो कार अफोर्ड कर सकता है वो कार खरीदेगा, ठीक है, उसको क्रेडिट देने ना देने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो कार की क्रेडिट नहीं मिलती है।
अब एक बात बताइए, मैंने कार खरीदी अपने बिजनेस के लिए, क्रेडिट तो ली ही नहीं, अब मैं उसी कार को किसी को गिफ्ट दे दे रहा हूं, ठीक है, उसी कार को किसी को गिफ्ट दे दे रहा हूं, ठीक है, गिफ्ट दे देने का मतलब मैंने किसी को दान दे दिया, ये समझिए, ठीक है। तो अगर मैंने किसी को दान दे दिया तो क्या ये सप्लाई कहलाएगा? आंसर इज नो, इसे सप्लाई नहीं कहा जाएगा, क्योंकि क्या कहता है यहां पे देखिए शेड्यूल 1 का पैरा 1, वो कहता है वेयर आईटीसी इज अवेल्ड, अगर आपने एक बिजनेस एसेट का ट्रांसफर किया जहां पे आपने आईटीसी अवेल की थी तब वो सप्लाई है। यानी कार अगर हम खरीद के दान दे दें, अपने बिजनेस के नाम से खरीदें, आईटीसी अवेल करें, उसे दान दे दें, आईटीसी अवेल होगी नहीं कार खरीदें, उसकी आईटीसी अवेल होगी नहीं, अब हम उसको दान दे दें तो क्या ये सप्लाई कहलाएगा? नहीं, क्योंकि आईटीसी अवेल होती है तभी वो क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा, उसका दान देना। Any kind of disposal or transfer of business asset made by an entity on permanent basis, even without consideration. This clause is wide enough to cover transfer of business asset from holding to subsidiary company for nil consideration. अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को, ठीक है, एसेट ट्रांसफर करती है निल कंसिडरेशन के लिए, ठीक है, तो क्या यहां पे सप्लाई कहलाएगा? आंसर इज यस, सप्लाई कहलाएगा। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, आप कहोगे होल्डिंग सब्सिडरी को दे रही है, ट्रांसफर कहलाएगा, जीएसटी ले लिया गया होल्डिंग कंपनी से। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी समझते हो ना? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, ठीक है। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्ड करती है तो वो क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि होल्डिंग कंपनी अपनी एसेट्स वगैरह भी सब्सिडरी कंपनी, भाई उसी की तो कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी को देती रहती है, ठीक है, कि भाई ये एसेट अब तुम रख लो, हमारे यहाँ जरूरत नहीं है। तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? अगर ए लिमिटेड ने, होल्डिंग कंपनी ने उसकी आईटीसी क्लेम कर रखी है उस एसेट की, तो वो सप्लाई कहलाएगी। कोई टेंशन की बात नहीं है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड से क्या क्लेम कर लेगी? जीएसटी लेगी, सब राइट। और वो जीएसटी का क्रेडिट किसको मिल जाएगा? बी लिमिटेड को क्रेडिट मिल जाएगा। कोई टेंशन की बात तो है नहीं, वो सप्लाई कहलाएगा भी, तो कोई टेंशन नहीं है यार। However, it is important to note that this provision would apply if input tax credit has been availed on such asset. यानी कि अगर आईटीसी अवेल नहीं की गई है और उस बिजनेस एसेट का ट्रांसफर किया जाता है तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगी। एग्जाम्पल, XYZ in company donates old laptop to charitable school will qualify as supply provided input tax credit has been availed by XYZ in company on such laptop. अगर XYZ लिमिटेड क्या कर रही है? ओल्ड लैपटॉप चैरिटेबल स्कूल्स को डोनेट कर रही है, तो उसकी क्रेडिट जो है, अगर उसकी क्रेडिट ले रखी है XYZ कंपनी ने, तो फिर इसको ये जो इसने डोनेट किया है इसे सप्लाई कहा जाएगा और जीएसटी ली जाएगी इनसे। A cloth retailer gives cloth from his business stock to his friend free of cost. In this case, transfer of business stock would amount to supply if he had claimed input tax rate on this purchase of the business asset. तो चलिए एक बात हमें समझ में आ गई कि सप्लाई क्या होता है? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी इज अवेल्ड। दूसरा, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। तो दो चीजें हैं, रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर सप्लाई होगी तो बिना कंसिडरेशन के भी होगी तो भी सरकार को जीएसटी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? अगर मैंने जिसको माल दिया मैं उसको जानता हूं, वो मेरा रिलेटेड है, तो क्या मैं यहाँ पे दिमाग लगा सकता हूँ कि नहीं? मैंने सोचा कि यार इसको अगर 10,000 रुपये का देंगे, बिल काटेंगे, 10,000 रुपये का हम दे रहे हैं तो 10,000 रुपये जीएसटी लग जाएगी। तो मैंने क्या किया कि उसको दिखा दिया कि मैंने उसको फ्री में ही दिया है, ठीक है, रिलेटेड पर्सन है, और मैंने कहा भाई एक काम करना, 10,000 रुपया ना कैश में पकड़ा देना, बिल नहीं कटवा रहे हैं। क्या पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ, अगर मेरे जान पहचान वाला है तो एग्री कर जाएगा सरकार के, इससे तो मेरी जीएसटी मर जाएगी ना। तो जब भी रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर होगा तो वो बिना कंसिडरेशन के भी होगा तो भी जीएसटी चाहिए हमको, हम सप्लाई मानेंगे। और दूसरा है डिस्टिंक्ट पर्सन। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं अभी आपको बताएंगे, पहले रिलेटेड पर्सन समझ लेते हैं। Supply of goods or services or both between related person or between distinct person will qualify as supply provided it is made in the course of furtherance of business. लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि अगर रिलेटेड पर्सन के बीच की सप्लाई और डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बीच की सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, यानी बिजनेस की वजह से है, तभी उस पर जीएसटी लगेगा। बताइए, पिताजी बेटा ये क्या आपस में रिलेटेड है? हाँ, पिताजी और बेटे रिलेटेड हैं आपस में,
ठीक है, पिताजी ने बेटे को कुछ दे दिया बिना कंसिडरेशन के, तो ऑब्वियसली बिना कंसिडरेशन के ही देंगे, तो क्या उस पर जीएसटी लग जाएगी? आंसर इज नो। अगर कोई भी बाप अपने बेटे को कुछ दे दे तो क्या उस पर सरकार को जीएसटी चाहिए? मतलब पिताजी ने बेटे को चॉकलेट पकड़ा दी, सरकार कहेगी लाओ जीएसटी लाओ उनको, अरे मजाक बना रखा है क्या? ठीक है, तो दिन भर न जाने क्या क्या दे रही होगी, पिताजी ने बेटे को चिप्स की पैकेट पकड़ा दी तो पैसा थोड़ी ना लिया, तो अब सरकार को जीएसटी चाहिए? नहीं, सरकार कह रही है नहीं चाहिए, सरकार को भी ध्यान दीजिए, वो कह रही है रिलेटेड पर्सन के बीच की सप्लाई पे को हम सप्लाई तभी कहेंगे व्हेन इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अगर वो बिजनेस की वजह से है तो। ठीक है, आइए समझते हैं रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, हु आर रिलेटेड पर्संस। बहुत ध्यान से समझिएगा रिलेटेड पर्सन। पहला, सच पर्सन आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस। सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कोई ऑफिसर्स बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑफ वन अनदर बिजनेस। इसका मतलब क्या है? एक एक चीज को आप लिख लिख के रखिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये रही एक कंपनी ए लिमिटेड, ये रही एक कंपनी बी लिमिटेड, इसका डायरेक्टर है एक्स वाई जेड और इसके डायरेक्टर हैं यू डब्ल्यू वी या यू वी डब्ल्यू कह लेते, ठीक है, ये डायरेक्टर्स हैं, ये लोग डायरेक्टर्स हैं। तो सिंस इसके सभी डायरेक्टर अलग अलग हैं तो कोई भी कॉमन डायरेक्टर नहीं है। सच पर्सन्स आर ऑफिसर्स और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस, एक दूसरे के बिजनेस के वो डायरेक्टर अगर हैं तो वो बिजनेस आपस में रिलेटेड होता है। अच्छा, ऐसे में तो रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन अब देखिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड, इसमें डायरेक्टर है एक्स वाई जेड और इसमें डायरेक्टर है यू एक्स जेड, तो इसमें का ए लिमिटेड का एक डायरेक्टर बी लिमिटेड में है कि नहीं है? और आप देखेंगे बी लिमिटेड का एक डायरेक्टर ए लिमिटेड में है। अगर दो कंपनी ऐसी है जिसमें से एक डायरेक्टर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में डायरेक्टर है और दूसरी कंपनी का भी एक डायरेक्टर पहली कंपनी में डायरेक्टर है, यानी कुल मिला के इस बात को ऐसे कहा जाएगा दो कॉमन डायरेक्टर हैं, दो कॉमन डायरेक्टर हैं, तो हम इस कंपनी को रिलेटेड कहेंगे, ये रिलेटेड कंपनी हो गई। अब इनके बीच में ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच का कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो सप्लाई कहलाएगा, चाहे बिना कंसिडरेशन के हो रहा है, ये कंपनी रिलेटेड कहलाएगी। अब ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे, तो ऐसे लिखेंगे टू कॉमन डायरेक्टर, याद रहेगा आपको। सच पर्सन्स आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, ठीक है, यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देगा तो वो सप्लाई कहलाएगा, लेकिन अदर देन सैलरी, अदर देन सैलरी। अब आप कहेंगे अदर देन सैलरी क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो देता है, ठीक है, जिसके बदले में वो तनख्वाह पाता है, वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स होता है नॉर सर्विसेज होता है, वो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। फिर से सर क्या बोल दिया जल्दी जल्दी में, समझे नहीं। एक बात बताइए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, तो कुछ तो एम्प्लॉय देता होगा ना कि बिना बात की तनख्वाह पा रहा है, कुछ तो देता होगा। तो आइए धीरे से समझते हैं इस बात को। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दिया तो बदले में एम्प्लॉय ने भी तो कुछ दिया, तो जीएसटी में जो शेड्यूल 3 है वो क्या कहता है? कहता है जो एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर को, जिसके बदले में वो तनख्वाह पा रहा है, वो नीदर गुड्स है नॉर सर्विसेज है, वो गुड्स या सर्विस है ही नहीं है। अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो दे रहा है वो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है, तो क्या उसमें जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, उसमें जीएसटी लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीएसटी लगता है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है। यानी यहां पे सप्लाई की अगर बात हो रही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड है, तो यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो होगा वो सप्लाई होगा, राइट। लेकिन तनख्वाह वाली बात नहीं हो सकती है, इसीलिए लिख दिया अदर देन सैलरी। क्यों? क्योंकि तनख्वाह के बदले में जो दिया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा वो तो गुड्स और सर्विस में से कुछ होता ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं उठता वो सप्लाई है कि नहीं है, सवाल ही नहीं उठता वो सप्लाई है कि नहीं, क्योंकि वो गुड्स एंड सर्विस ही नहीं है, राइट। तो अदर देन सैलरी क्या हो सकता है? एम्प्लॉय और भी कुछ दे सकता है एम्प्लॉयर को, हाँ,
बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। एम्प्लॉय को जो काम है उसके अलावा उसने कुछ ऐसा किया जिसके लिए कंपनी ने उसको पैसे दिए। मैं एग्जांपल समझाता हूं। एक कंपनी को लोन चाहिए था, नई नई कंपनी है, ठीक है, कंपनी को लोन मिल नहीं रहा था। एक एम्प्लॉय ने कहा कि ठीक है, मैं ना अपनी गारंटी पे तुमको लोन दिलवा देता हूं, मैं अपनी गारंटी पे तुम्हें बैंक से लोन दिलवा देता हूं। यानी एक एम्प्लॉय अपनी गारंटी पे कंपनी को लोन दिलवा रहा है। बताइए कंपनी अलग से पेमेंट करेगी कि नहीं उस एम्प्लॉय को? बिल्कुल करेगी, कि भाई इसने गारंटी ली है लोन की, ठीक है, जो कंपनी को मिला है, तो ये जो पैसा दिलाएगा, क्या ये सैलरी है? आंसर इज नो। ठीक है, तो ये अलग से जो पेमेंट जा रही है ये क्या कहलाएगा? ये जो अलग से पेमेंट गई है ये क्या कहलाएगा? सप्लाई कहलाएगा, राइट। तो अच्छा, अब यहां पे यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच अगर अदर देन सैलरी है, तो कुछ भी अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय दे रहा है इवन विदाउट कंसिडरेशन है तो भी उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, अब ये सैलरी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। सैलरी का मतलब होता है सीटीसी। बहुत ध्यान से समझिए प्लीज। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी। जब आप कभी भी नौकरी ज्वाइन करोगे ना, तो कंपनी आपको देती है पे पैकेज बना के। अब पे पैकेज का मतलब क्या होता है? पे पैकेज में बहुत सारी चीजें होती है। देखो भाई, तुम्हारी बेसिक सैलरी इतनी होगी, फिर तुम्हारा डीए इतना होगा, पीएफ में इतना कंट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीजें उस पर लिखी होती हैं। ठीक है, इसमें और भी चीजें हो सकती है। अगर कंपनी की तरफ से आपको एक कार मिल रही है जाने आने के लिए तो वो लिखा रहेगा। कंपनी ने आपको एक घर दिया है रहने के लिए तो वो भी उस पर लिखा रहेगा, राइट। और उन सब की कॉस्ट जुड़ी रहेगी कि भाई कंपनी आपको घर दे रही है जिसका कोई किराया नहीं लेगी, तो मोटा मोटी इतना उसका किराया होता है, तो वो भी लिख देंगे कि ये भी कंपनी का एक खर्चा बैठ रहा है। तो कॉस्ट टू द कंपनी का मतलब ये होता है कंपनी कितना खर्चा बियर करेगी आपको इंप्लॉय की तरह लेने में। तो कंपनी जो तनख्वाह दे रही है सिर्फ उतना ही खर्चा थोड़ी ना लग रहा है, कंपनी और भी बहुत कुछ फैसिलिटीज आपको दे रही है। तो वो सब जोड़ के जो आता है उसे कहा जाता है कॉस्ट टू द कंपनी। ठीक है, अब यानी इसको कहा जाता है तनख्वाह। इसके अलावा अगर कंपनी आपको कुछ भी देती है बिना कुछ लिए भी, तो जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, अब इसके अलावा क्या हो सकता है? अब मुझे आप अंदाज से अपने बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मुझे बताइए। कंपनी ना दिवाली पे सभी इंप्लॉइज को एक एक किलो मिठाई देती है। क्या कंपनी ने पे पैकेज में ये लिखा होगा कि नहीं इंप्लॉय के? देखो दिवाली पे ना 1 किलो मिठाई भी देंगे, ये लिखा होगा कि नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं जानना चाहता हूं आप क्या सोचते हैं कि कंपनी ये लिख के देगी कि नहीं। नौकरी ज्वाइन करते समय ऑफर लेटर में लिखा हुआ है दिवाली पे 1 किलो मिठाई मिलेगी। नहीं यार, कौन सी कंपनी ये सब लिखती है? वो तो ऐसे ही दे देती है, ये थोड़ी ना लिखती है। यानी ये सीटीसी का पार्ट नहीं है। मतलब जो पे पैकेज में लिखा होता है वही होता है कॉस्ट टू द कंपनी, और उसी को सैलरी कहा जाता है। यानी ये पे पैकेज का पार्ट नहीं होता है। यानी अगर कंपनी ने दिवाली पे इंप्लॉय को गिफ्ट दिया, ठीक है, दिवाली पे मिठाई दी बिना कुछ रिसीव किए, या कोई कंसिडरेशन है इंप्लॉय ने क्या दिया है? कुछ नहीं भाई, इसके लिए थोड़ी ना दिया है। बाकी आप कहोगे काम करता है, वो तो काम करता है तो उसकी तनख्वाह तो मिल ही रही है उसको। यानी जो दिवाली पे मिठाई मिल रही है इसके लिए इंप्लॉय ने कुछ नहीं किया है। तो सरकार कहती है ये सप्लाई है, क्योंकि ये सीटीसी का पार्ट नहीं है, ये तनख्वाह नहीं है, एम्प्लॉय ने कुछ नहीं भी दिया है आप दे रहे हो, तो ये सप्लाई और इस पर जीएसटी लगेगा। बड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, यानी मैं दिवाली पे अपने एम्प्लॉय को मिठाई देता हूं ना, तो सरकार को जीएसटी भी दे रहा हूं उसकी। कोई गिफ्ट दे रहा हूं तो सरकार उसकी जीएसटी ले रही है। समझ में आई बात आपको? हालांकि अभी आगे चलेंगे आप तो आपको पढ़ाया जाएगा कि 50,000 रुपए तक का हम देते हैं गिफ्ट, तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो अगर 50,000 रुपए से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं अपने सीनियर इंप्लॉयज को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दे देती हैं दिवाली वगैरह पे, तो वो क्या जीएसटी पे कर रहे हैं? वो जीएसटी पे कर रहे हैं, राइट। अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं तो वो 50,000 रुपए से कम है का है, तो ऑब्वियसली हमें जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि 50,000 रुपए तक की छूट मिल जाती है। ये भी समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आगे देखिए। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर मतलब, अब इसका क्या है? ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल करती है। व्हाट इज कंट्रोलिंग?
कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि आपके पास 50% से ज़्यादा शेयर होल्ड है। आप अगर 50% ज़्यादा शेयर रखते हैं किसी भी कंपनी का ना, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल करते हैं किसी भी कंपनी को, तो दोनों कंपनी रिलेटेड है। अगर एक दूसरे को कोई भी वो सप्लाई करते हैं बिना कंसिडरेशन के भी, तो भी जीएसटी सरकार लेगी। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन और दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। दो बातें हैं यहाँ पे, पहले आधी बात कर लेते हैं। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और ये रही सी लिमिटेड। ए लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल करता है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड को कंट्रोल करता है। मुझे एक बात बताइए, क्या ए और सी आपस में रिलेटेड है कि नहीं है? हैं, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वो इस पॉइंट में नहीं, इसी में पढ़ लिए, इस वाले पॉइंट में, ऊपर वाले पॉइंट में ही पढ़ लिए कि अगर एक दूसरे को कंट्रोल करता है तो वो रिलेटेड है। यानी ए और सी तो रिलेटेड है ही, बी और सी तो रिलेटेड है ही। यहां पे क्या बोल रहा है कि टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ए थर्ड पर्सन। अगर आप किसी को कंट्रोल करते हो, ठीक है, तो आप आपस में भी, मतलब अगर हम किसी कॉमन को कंट्रोल करते हैं, हम भी कंट्रोल करते हैं जिसको कोई और भी उसको कंट्रोल करता है, तो हम दोनों भी आपस में रिलेटेड हैं। ये दोनों भी रिलेटेड हैं। अब आई बात समझ में, क्या अंतर था? नाउ कमिंग टू, और दे आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। एक ही फैमिली के अगर आप मेंबर हो तो आप रिलेटेड हो। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए। एक ही मेंबर ऑफ द फैमिली का मतलब क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ रिलेटेड हो गए, ठीक है। ब्रदर सिस्टर रिलेटेड हो गए, एक ही फैमिली के हो गए। देन फादर सन हो गए, फादर और सन के बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, अगर इनके बीच ट्रांसफर हुआ विदाउट कंसिडरेशन, जीएसटी लगेगा। चलिए मैं अपना एग्जांपल रिपीट करता हूं। पापा ने बेटे को कार दे दी। कहा लो बेटा भाई ये नई कार खरीदे हैं, पापा ने बेटे को कार दे दी, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। जब तक आपका आंसर नहीं आएगा बात आगे नहीं बढ़ेगी। वीडियो पॉज कीजिए, आंसर चाहिए। पिताजी ने बेटे को कार दी, जीएसटी लगेगा कि नहीं? देख लीजिए, डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं रिलेटेड पर्सन की, और रिलेटेड पर्सन के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होता है इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो जीएसटी लगती है। इसे सप्लाई कहा जाता है, ये आपने पढ़ा है। पिताजी ने बेटे को जो कार दी है, बेटे से पैसा नहीं लिया है, सप्लाई कहलाएगी नहीं। तो आप लिखेंगे फादर सन एग्जाम्पल, आंसर सप्लाई नॉट सप्लाई। क्या है? जितने लोग सप्लाई लिख दिए हैं ना, वो होश में नहीं है। सप्लाई हो ही नहीं सकती। आपको खुद सोचना चाहिए था, सरकार इस पे जीएसटी नहीं ले सकती। अगर सरकार, देखिए आपको लग रहा होगा कार दे दिया तो दिमाग में कार बैठ रहा होगा। अरे हम कह रहे हैं कि कार को ना तुम लॉलीपॉप के बराबर ही समझो। अगर सरकार ये लॉ बना सकती है कि पिताजी ने बेटे को कार दी जीएसटी लगेगा, तो पिताजी ने बेटे को लॉलीपॉप दी तो भी तो जीएसटी लगेगा। बड़ा हो गया था बेटा तो कार दे दी, छोटा था बेटा तो कार वाला खिलौना दिया था। क्या आपको लग रहा है सरकार को जीएसटी लेना चाहिए? आप तुरंत कह दोगे नहीं। आइए पढ़ाता हूं कहां आप गड़बड़ कर रहे हो। ये देखिए क्या लिखा था, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कॉमर्शियल मोटिव होना चाहिए, धंधे की वजह से अगर दिया है तो जीएसटी लगेगा, तब सप्लाई है। यहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस थोड़ी ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। विदाउट कंसिडरेशन होगा, ठीक बात है। बिटवीन रिलेटेड पर्सन होगा, ये भी ठीक बात है, बट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। यहां पे बिजनेस नहीं था, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। आइए आगे देखिए। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर इन बिजनेस। मतलब फर्म और पार्टनर आपस में रिलेटेड है। फर्म पार्टनर, यानी पार्टनर कोई चीज फर्म को दे दे, फर्म कोई चीज पार्टनर को दे दे, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कहलाएगा, ठीक है। ये लोग रिलेटेड है आपस में। Any person directly or indirectly owns, controls or holds 25% or more of the outstanding voting power, stock or shares of both. Person directly or indirectly owns, controls or holds
25% or more of the outstanding voting stock or shares of both of them. ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 25% या उससे ज़्यादा की इक्विटी होल्ड करेगा तो भी ये दोनों आपस में रिलेटेड कहलाएंगे. Both of them are directly or indirectly controlled by a third person. Both of them are directly or indirectly controlled by a third person. अगर ये इसको कंट्रोल कर रहा है, सी लिमिटेड ए लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है और सी लिमिटेड बी लिमिटेड को भी कंट्रोल कर रहा है, तो ए और बी आपस में रिलेटेड है. देखिए ए और सी तो रिलेटेड होंगे ही कंट्रोल की वजह से, सी और बी भी आपस में रिलेटेड होंगे कंट्रोल की वजह से. कह रहा है ए और बी भी रिलेटेड है. आपको कि सर ऐसा तो हम कुछ पढ़े नहीं, अभी जो पढ़े थे वो अलग पढ़े थे. आप अभी क्या पढ़े थे कि हम किसी से एक कंट्रोल हो रहे हैं, दो लोग किसी से कंट्रोल हो रहे हैं, ये एक अलग एग्जाम्पल था. अभी इसके पहले जो पढ़े थे वो क्या था, ये देखिए, दो लोग किसी एक को कंट्रोल कर रहे हैं. दो लोग अभी अभी जो पढ़े वो ये था कि दो कंपनी है किसी एक से कंट्रोल हो रही है. ठीक है, इसके पहले हम क्या पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे कि दो लोग हैं किसी एक को कंट्रोल कर रहे हैं, कोई एक नीचे है उसको कंट्रोल कर रहे हैं दोनों लोग. तो जो दो लोग हैं किसी एक को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो दोनों लोग आपस में रिलेटेड हैं. ठीक है, और अभी हमने क्या पढ़ा कि मुझे ना दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, मेरे ऊपर दो लोग हैं. ठीक है, मुझे दोनों लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो दोनों आपस में रिलेटेड है. ठीक है, ये दो तरीके के एग्जाम्पल थे. Person who are associated in the business of one another in that one is sole agent or sole distributor, sole consignor, whosoever described of the others shall be deemed to be related. प्रिंसिपल और एजेंट रिलेटेड है. सोल एजेंट कह लो, सोल डिस्ट्रीब्यूटर कह लो, कह रहा है सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेनियर, कुछ भी कह लो. कुछ भी कह लो, एक ही बात है, कुछ भी कह लो. कह रहा है ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं. क्या होता है सोल एजेंट, सोल कंसेनियर, ये सब समझते हैं. कोई भी कंपनी ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाती है. एक मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो मार्केट में पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती है. ठीक है, जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, होलसेलर और रिटेलर्स को माल देगा. और उस डिस्ट्रीब्यूटर को ना एक स्पेसिफिक एरिया मिल जाता है कि इस एरिया में बस तुम ही माल बेचोगे और कोई नहीं बेचेगा, तो उसे इसीलिए उसको कहा जाता है सोल डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसी एरिया में माल बेच सकता है. सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट एरिया है, उस एरिया का. जैसे अगर मान लीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वाराणसी में, मैं रहता हूँ, यहाँ पे 4 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए होंगे, तो चारों का एरिया डिवाइडेड होगा कि भाई इतनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर ए माल बेचेगा, इतनी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर बी, इतनी पे सी और इतनी में डी. तो वो उस एरिया के सोल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, इसीलिए उनको सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब कुछ कहते हैं. तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है. यानी कि अगर मान लीजिए प्रिंसिपल इन एजेंट्स को कुछ भी दे दे इवन विदाउट कंसिडरेशन, तो भी ये सप्लाई कहलाएगा. ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग, मेन जो हेडिंग थी वो ये थी, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन. ये क्या कहलाएगा, सप्लाई कहलाएगा. ये देखिए डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं. ऑल रजिस्ट्रेशन ऑन अ सिंगल पैन आर डिस्टिंक्ट पर्सन. मतलब समझिए,
क्या आपको ये बात तो पता है ना कि मैं जितनी स्टेट से सप्लाई करता हूं उतने स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता ही है। जितने स्टेट में सप्लाई करता हूं नहीं, जितने स्टेट से सप्लाई करता हूं। जैसे मैं यूपी में हूं अभी फिलहाल, ठीक है, मेरी लेक्चर्स कहाँ कहाँ पे लोग ले रहे हैं, अरे पूरे देश में ले रहे हैं। मुझे रजिस्ट्रेशन की कितने की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, बस एक, यूपी में, बस सिंगल। क्योंकि मेरी सप्लाई हो कहाँ से रही है, मैं जो भी सप्लाई दे रहा हूँ यूपी से दे रहा हूँ। दे चाहे पूरी दुनिया में रहा हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ता, रजिस्ट्रेशन एक लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा एक कोचिंग सेंटर यूपी में है, एक कोचिंग सेंटर बिहार में भी है, तो मुझे रजिस्ट्रेशन कितने लेने पड़ेंगे, मैंडेटरी 2 रजिस्ट्रेशन तो लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों रजिस्ट्रेशन आपस में क्या कहलाएंगे, ये 2 रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, मेरे पास 2 यूनिट है, ये दोनों यूनिट आपस में क्या कहलाएंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब आपको समझ में आ गया, एक पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो आपस में डिस्ट्रिक्ट पर्सन कहलाते हैं ना। थोड़ी सी मैं रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बताऊं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है कि अगर आप जितने भी स्टेट से सप्लाई करते हो आपको उतने रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। लेकिन आप ऑप्शनल, अगर आप एक स्टेट में भी एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरा कोचिंग सेंटर है एक यूपी में और मेरा एक कंसल्टेंसी फर्म है यूपी में। मतलब एज मैं पढ़ाता भी हूँ और बिजनेसमैन को कंसल्टेंसी भी देता हूँ, तो एक कंसल्टेंसी फर्म भी बनाई है मैंने, ठीक है, एक कंसल्टेंसी फर्म बनाई है और एक कोचिंग सेंटर बनाया है, ठीक है, दोनों का पैन सेम है, ठीक है, ऑन सेम पैन। कितने रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, मैंडेटरी कितना है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बताइए, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। देखिए एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन की आपको आवश्यकता होती है अगर एक ही पैन पे है। जितने भी धंधे मेरे एक पैन पे चल रहे हैं एक स्टेट में, मुझे एक ही रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, तो रजिस्ट्रेशन 1। लेकिन अगर मैं लेना चाहूं तो 2 ले सकता हूं, कैन टेक 2 रजिस्ट्रेशन। आपको लेना है एक से ज्यादा ले लीजिए, कैन टेक 2 रजिस्ट्रेशन। एक दूसरे ऑप्शन पे आते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि मेरा एक कोचिंग सेंटर है यूपी में और एक कोचिंग सेंटर है बिहार में, ठीक है, ऑन सेम पैन। मुझे कितने रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। यहाँ पे बिहार वाले का अलग लेंगे, यूपी वाले का अलग लेंगे। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। मेरा 3 कोचिंग सेंटर है यूपी में, मेरी 2 कंसल्टेंसी फर्म भी चल रही है यूपी में, मेरे 4 कोचिंग सेंटर चल रहे हैं बिहार में, और ये सब कुछ ऑन सेम पैन है, एक ही पैन पे ये सारा काम हो रहा है। कितने रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है, मैंडेटरी कितने हैं, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। हाउ मेनी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन डू आई नीड टू टेक। आपको यहाँ पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा 2, एक यूपी के लिए और एक बिहार के लिए, एक रजिस्ट्रेशन इसका एक रजिस्ट्रेशन इसका, ठीक है। अच्छा हम लेना चाहे तो कितना ले सकते हैं, मेरी मर्जी, हम लेना चाहे ना तो 3 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मैं बताऊं कैसे, एक तो तीनों कोचिंग सेंटर का एक रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, कंसल्टेंसी फर्म का अलग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं एक, ठीक है, और इसका अलग ले लेते हैं। या फिर 3 कोचिंग सेंटर है, इसका हम 3 रजिस्ट्रेशन लेंगे, 2 कंसल्टेंसी फर्म का 2 ले लेंगे, 3 तो 5 ले लिया, और एक बिहार के भी 4 का अलग अलग ले लिया, तो 9 रजिस्ट्रेशन ले लिया। पॉसिबल है। यूपी वाली तीनों कोचिंग का एक ले ली है, कंसल्टेंसी फर्म के दोनों का अलग अलग ले लिए, तो 1 और 2 इसमें 3,
और बाकी ये वाले कोचिंग सेंटर का भी चारों का एक ले लिए, ऐसे भी पॉसिबल। मतलब जैसे चाहे, देखो ऑप्शनल तो है, जितने धंधे हैं आपके सबका अलग अलग ले ही सकते हो आप। मर्ज करके लेना हो मर्ज करके ले लो, मर्ज करके लोगे तो आपको ध्यान देना होगा कि एक स्टेट का ही वो सारा बिजनेस होना चाहिए, तो आप पूरे स्टेट में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से भी काम चला सकते हो। तो मेरा तो ये 3 तो 5, पाँचों से एक रजिस्ट्रेशन से भी काम चल ही सकता है, ठीक है। और जितने रजिस्ट्रेशन होंगे वो सब आपस में डिस्ट्रिक्ट पर्सन कहलाएंगे, यानी अगर वो एक दूसरे के बीच में सप्लाई करते हैं तो उन्हें एक दूसरे को अगर वो लोग गुड सर्विसेज देते हैं तो वो सप्लाई कहलाएगी, उस पर जीएसटी लगेगा। अब एग्जांपल समझिए, मेरी 2 ऑफिस है, एक वाराणसी में एक दिल्ली में है, ठीक है। तो दिल्ली वाली ऑफिस में ना लैपटॉप कम पड़ रहा था, मेरे वाराणसी वाली ऑफिस में लैपटॉप अधिक पड़ा है, तो मैंने 2 लैपटॉप वाराणसी वाली ऑफिस से दिल्ली ऑफिस भिजवा दिया, पैसा लिया, और मेरी दोनों ऑफिस है, अब पैसा किसको लेंगे किसको देंगे, ठीक है। दोनों ही मेरी ऑफिस है, 2 लैपटॉप उठा चला गया वाराणसी से दिल्ली। सरकार इसको क्या बोलेगी? सप्लाई, और इस पे जीएसटी लगेगा। आपको बड़ा तकलीफ हो रहा होगा कि अरे ये क्या मजाक है यार, सप्लाई इसको क्यों कह रही है सरकार, जीएसटी क्यों ले रही है, मेरा ही 2 लैपटॉप जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, सरकार जीएसटी लेगी। तो पहले तो मैं ये बात कहूंगा कि सरकार को जीएसटी से कोई फायदा नहीं हो रहा और आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है जीएसटी देने पे भी। बताता हूं कैसे। देखिए, मेरी जो वाराणसी वाली यूनिट है और जो दिल्ली वाली यूनिट है, दोनों ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले ही रखा है। वाराणसी वाली जीएसटी कलेक्ट करेगी किससे? दिल्ली वाले से, और इसको सरकार को जमा कर देगी। और दिल्ली वाले के पास इतने रुपए की क्या हो जाएगी? इनपुट टैक्स क्रेडिट। अरे जो जीएसटी पे करता है उसके पास आईटीसी हो जाती है, और जो जीएसटी कलेक्ट करता है वो सरकार को दे देता है। यही तो होता है, हम अगर जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो हम सरकार को दे देंगे, और जिसने जीएसटी हमें दिया होगा वो आईटीसी क्लेम करेगा। यही तो होता है। तो यहाँ पे दिल्ली वाली ब्रांच जो है हमारी, वो आईटीसी क्लेम कर लेगी, और वाराणसी वाली ब्रांच क्या करेगी? जीएसटी जमा कर देगी। तो आप कहेंगे कि सर जब कोई फायदा ही नहीं है सरकार का, सरकार टैक्स लेके आईटीसी दे ही दे रही है, तो फिर ले ही क्यों रही है, सब तमाशा कर क्यों रही है, जरूरत क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं कि ये जरूरत आप ही के भले के लिए है। बहुत रेयर ये बात आपको समझ में आ सकती है और कोई समझा सकता है। मैं जानता हूं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इस बात को ऐसे ही समझाया जाता है कि बताइए ये तो गलत कर रही है सरकार, इंटर ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में और सरकार जीएसटी ले रही है। मैं समझाता हूं कि अगर सरकार जीएसटी नहीं लेती तो आपका ये नील का इफेक्ट नहीं है, अभी तो आपको नील वाला इफेक्ट समझाया कि कोई फायदा नुकसान नहीं है, जितना जीएसटी सरकार को पहुंच रहा है उतनी की आईटीसी मिल जा रही है। एक ब्रांच जीएसटी कलेक्ट करके दे रहा है तो दूसरी ब्रांच आईटीसी क्लेम कर ले रही है, लेकिन ये सरकार आपके फायदे और आपके भले के लिए ही कर रही है। अगर ये कानून नहीं बनाती ना तो आपकी बैंड बच जाती। आइए समझाते हैं। मेरी परचेजेस ना यूपी में होती है, मेरी परचेजेस दिल्ली में होती है, चलिए। और सेल जो होता है, मेरी एक ब्रांच है, मतलब एक मेरी ब्रांच है दिल्ली में जो परचेजेस करती है, और दूसरी ब्रांच है यूपी में जो सेल भी करती है। दिल्ली वाली ब्रांच भी सेल करती है, परचेज एंड सेल दोनों करती है, लेकिन यूपी वाली ब्रांच सिर्फ सेल करती है। यानी यहाँ पे जब परचेज होता है तो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है माल को, ठीक है। जब दिल्ली वाली ब्रांच परचेज करती है तो पता है ये परचेज कैसे करती है? 100 रुपए का माल होता है तो इस पे लगा होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी कौन सा लगा रहता है आप ही बताइए? दिल्ली जीएसटी। भाई ये दिल्ली में परचेज करता है, ठीक है, दिल्ली में ही ब्रांच है हमारी, दिल्ली से ही परचेज करता है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग के माल आता है इसका, ठीक है। 9 रुपए का इस पर सीजीएसटी लगा रहता है और 9 रुपए का दिल्ली जीएसटी लगा रहता है, 118 रुपया। ये माल पहुंच जाता है इसके पास, ठीक है। अब ये माल यहां से बिकता है इस वाली ब्रांच से, यानी इसके पास पड़ा है आईटीसी, ठीक है। और आउटपुट टैक्स किसके पास रहता है? ये सेल करता है, ये वाली ब्रांच यूपी वाली, तो इसके पास है आउटपुट टैक्स, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इसके पास आईटीसी पड़ी है, इसका तो कोई आउटपुट टैक्स है ही नहीं है। एक बार के लिए मान लीजिए सिर्फ परचेज करता है, सेल कर ही नहीं रहा है, परचेज कर रहा है सेल कर ही नहीं रहा है, तो
यह सेल बहुत कम कर रहा है, 2-4% माल दिल्ली में बेचता है, क्योंकि दिल्ली में तो लोग नहीं खरीदते इससे, क्योंकि दिल्ली में तो लोगों के पास सोर्स है ही है खरीदने का, जो बड़े सप्लायर से खरीद लेते हैं डायरेक्ट खुद ही। तो ये यूपी में माल भेजता है, वहां ज्यादा बिकता है, 2-4% बिक भी जाता होगा, हम कह रहे हैं। तो इसके पास तो आईटीसी भर भर के पड़ी हुई है, क्योंकि सारी परचेज यही हो रही है, और भर भर के आउटपुट टैक्स जिसके पास पड़ा है वो ये है। अब बात ये होती है कि क्या ये आईटीसी यहां से घट सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि इसके आउटपुट टैक्स में ये भी तो जब बेच रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहा है, लेकिन ये इसका आउटपुट टैक्स क्या है? सीजीएसटी, और एसजीएसटी कौन सा? यूपी जीएसटी। आईटीसी सेम टैक्स का घटता है, ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली जीएसटी है, दिल्ली जीएसटी यूपी जीएसटी से नहीं घट सकता है, दिल्ली जीएसटी यूपी जीएसटी से नहीं घट सकता है, राइट। और जब एसजीएसटी एसजीएसटी से स्क्वायर ऑफ नहीं हो सकता है, तो सीजीएसटी सीजीएसटी से भी नहीं घट सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एसजीएसटी घटेगा, अगर एसजीएसटी की आपको आईटीसी मिल रही है तभी सीजीएसटी की भी मिलेगी, दोनों की एक साथ ही मिलती है। अगर एक इनएलिजिबल है तो दूसरा भी इनएलिजिबल हो जाएगा। ये बात भी आपको आगे कहीं देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल बस इतना समझ लीजिए कि इफ वन इज इनएलिजिबल, इफ आपको एसजीएसटी की क्रेडिट नहीं मिल सकती तो सीजीएसटी भी नहीं मिल सकती है। कैसा लगा ये? यानी इसको क्रेडिट ही नहीं मिल पाएगी, ये मर जाएगा बेचारा। अब सरकार कितना बढ़िया काम की, सरकार ने बोला भाई तुम इसको माल दे रहे हो बिना पैसा लिए, कहा कोई बात नहीं, बस एक काम करो, ये इंटर स्टेट है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, कहा तुम आईजीएसटी कलेक्ट कर लो, बस कलेक्ट आईजीएसटी, ठीक है। तो ये आईजीएसटी पे करेगा, कौन वाला? यूपी वाला आईजीएसटी इसको पे कर देगा, ठीक है। और ये वाली आईजीएसटी ये कलेक्ट करके सरकार को दे देगी, पैसा वैसा नहीं ले रही, बस जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, ये सरकार को दे रहा है, और इसके पास आईजीएसटी की क्रेडिट पहुंच गई। अब ये आप समझिए, ये जो 9-9-18 रुपया सीजीएसटी और दिल्ली जीएसटी था वो बन गया आईजीएसटी, और जब ये माल बेचेगा तो आईजीएसटी की क्रेडिट घटा लेगा। क्या सीजीएसटी एसजीएसटी में से आईजीएसटी घट जाता है? आंसर इज यस, वो घट जाता है। ये पहले बेसिक क्लासेस में ये सब हो चुका है, ठीक है। आईजीएसटी की क्रेडिट हम सबसे ले सकते हैं, आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी। जैसे सीजीएसटी की अगर क्रेडिट है तो वो सीजीएसटी और आईजीएसटी से लेंगे, एसजीएसटी की क्रेडिट है तो एसजीएसटी और आईजीएसटी से लेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में नहीं घटता, ठीक है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा अगर आप एसजीएसटी का मतलब क्या होता है? उसी स्टेट का जीएसटी होना चाहिए। जब भी हम कहते हैं एसजीएसटी से एसजीएसटी घटेगा तो इसका मतलब क्या है? दिल्ली जीएसटी से दिल्ली जीएसटी घटेगा, यूपी जीएसटी से यूपी जीएसटी घटेगा। ये नहीं कि कोई भी एसजीएसटी किसी भी एसजीएसटी से घट जाएगा, ये नहीं होता। एसजीएसटी हैज टू बी ऑफ द सेम स्टेट, तभी घटेगा। और जब एसजीएसटी नहीं घट पाएगा अगर, तो सीजीएसटी भी नहीं घटेगा। तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या बन गया? दिल्ली जीएसटी तो पंगा था, ये तो घट ही नहीं पाता, तो इन दोनों को ही सरकार क्या बनवा दी? आईजीएसटी बनवा दी। बहुत सुंदर सा है। अब ये क्या करेगा, सुनिए बहुत अच्छे से, ये क्या करेगा, इससे 18 रुपये आईजीएसटी कलेक्ट करेगा यूपी वाले से, ठीक है। तो इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा 18 रुपये की आईजीएसटी, ठीक है। और उसमें से वो सीजीएसटी या जीएसटी 9 रुपया है, ये दोनों घट जाएंगे, इसमें से 9-9-18 रुपया नील हो जाएगा। इसको 1 रुपये का टैक्स जमा नहीं करना पड़ा, कुछ जमा थोड़ी ना करना पड़ा, घटा के खत्म हो गया। और इसके पास 18 रुपये की आईजीएसटी आ गई, इसके पास 18 रुपये की आईजीएसटी आ गई, और ये अपने आउटपुट टैक्स से 18 रुपये की आईजीएसटी घटा लेगा। तो जो क्रेडिट नहीं घट पा रही थी ना, वो क्रेडिट घटने लग गई। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर अभी आप बहुत जल्दी से अच्छे से नहीं समझ पाते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो पंगा नहीं लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। अभी जो इतना समझा रहे उतना समझ जाइए कि सरकार ने ऐसा करके फ़ायदा किया है, नहीं तो क्रेडिट जो नहीं घट पा रही थी वो अभी जो किया गवर्नमेंट ने उसकी वजह से घट पाएगी, ठीक है। A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as district person. अगर एक बंदे ने ऑब्टेन किया है या फिर उसको ऑब्टेन करना था, क्योंकि अपने मन से भी तो ले सकता है ना रजिस्ट्रेशन, तो एक बंदे ने अपने मन से रजिस्ट्रेशन ले लिया या उसे रजिस्ट्रेशन लेना था,
तो जितने भी रजिस्ट्रेशन उसने लिए हैं सब आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रिक्ट पर्सन कहलाएंगे। फर्दर वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment or distinct person. ये क्या है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे कुछ ब्रांचेस हैं जिसका मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी? हाँ, यूपी में मेरी एक ब्रांच है जहाँ से मैं परचेज सेल सब कुछ करता हूँ। मेरी एक बिहार में भी ब्रांच है, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग करता हूँ, हिसाब किताब बैठ के करता हूँ, यहाँ से कोई सप्लाई अप्लाई नहीं होती। तो क्या मुझे इस बिहार वाले ब्रांच की रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है? आंसर इज नो। रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हो। मेरी टैक्सेबल सप्लाई यही नहीं है, मेरी सप्लाई ही नहीं है। सच पूछो तो बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं, हिसाब किताब बना रहे हैं, कोई सप्लाई नहीं है तो कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है तो इसे कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, क्या कहेंगे? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये डिस्टिंक्ट पर्सन की इस्टेब्लिशमेंट है। Mohan, a chartered accountant, has a registered head office in Delhi. He has also obtained registration in state of West Bengal in respect of branch office. Mohan shall be treated as district person in respect of registration in West Bengal and Delhi. दो जगह उसकी ऑफिस है, एक दिल्ली में एक वेस्ट बंगाल में है, दोनों आपस में डिस्ट्रिक्ट पर्सन कहलाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा है। स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच में एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, इसमें ये लॉ अप्लाई होगा। तो जो ब्रांच में ट्रांसफर कर रहा है उसको जीएसटी कलेक्ट करना है और दूसरे वाले को आईटीसी मिलेगी। ट्रांजेक्शन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन विद सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेम एंटिटी, एग्जांपल स्टॉक ट्रांसफर, ब्रांच ट्रांसफर, विल क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। एक बात आपने पढ़ी थी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ भी देगा अदर देन सैलरी तो उस पर जीएसटी लगेगा, राइट, क्योंकि वो सप्लाई है। तो वहाँ पे उसकी एक एग्जेम्पशन है, ये देख लीजिए। बाय वर्च्यू ऑफ एफोर्सेड डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्सन। However, gift not exceeding 50,000 in value in a financial year by an employer to an employee shall not be treated as supply of goods or service or both. अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये तक का गिफ्ट दिया, ठीक है, तो जीएसटी नहीं लगेगा, वो सप्लाई नहीं कहलाएगी। 50,000 रुपये से ऊपर का गिफ्ट हो गया तो वो सप्लाई है, जीएसटी लगेगा। एक बार भी नहीं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे साल भर का मिला के अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को 50,000 से ऊपर का गिफ्ट दिया तो वो सप्लाई है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एन एम्प्लॉयर गिव्स दिवाली गिफ्ट टू एन एम्प्लॉय वर्थ ₹55,000 सिंस एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आर कंसिडर टू बी रिलेटेड, सच सप्लाई वुड बी लायबल टू जीएसटी एप्लीकेबल ऑन 55,000। अब जैसे कह रहा है कि एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉय को दिवाली पे 55,000 रुपये का गिफ्ट दे दिया, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? क्या ये सप्लाई है? आंसर इज यस, ये सप्लाई है, इस पे जीएसटी लगेगा। लेकिन सप्लाई की वैल्यू है कितनी? क्योंकि 50,000 की तक की तो छूट है और 55,000 का गिफ्ट है, तो भी 55,000 रुपया ही क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसी पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो जैसे ऐसे समझिए कि अगर 50,000 रुपये तक पे सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर 50,001 रुपये का आपने कुछ दे दिया तो वो सप्लाई है, जीएसटी लगेगा, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हमने पूरा तो नहीं देखा, सिर्फ 2 ही पैरा देखा। वन वॉज परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी इज अवेल्ड, और दूसरा था सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी इस शेड्यूल 1 में 2 एक्टिविटी और रह गई हैं। अगर वो बिना कंसिडरेशन के भी होते हैं तो उसे सप्लाई कहा जाता है। वो दोनों एक्टिविटीज़ को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आपके साथ। विल स्टॉप हियर।